एक साइंटिफिक स्टेटमेंट का ओरिजिन जो भी हो उसे एक शर्त पूरे करना चाहिए, और वो शर्त ये है कि जिसको अभी तक इस कोर्स में हमने इस नाम से इंट्रोड्यूस कराया है कि रेफ्यूटेबल बट नॉट रेफ्यूटेड। ये वो साइंटिफिक स्टेटमेंट वैसा होना चाहिए। और ये रेफ्यूटेबल है, हो सकती है एविडेंस के ज़रिए, और नॉट रेफ्यूटेड भी एविडेंस के ज़रिए, एक्चुअली देखने सुनने या ज़्यादातर देखने सुनने के ज़रिए ही इसे रेफ्यूटेबल बट नॉट रेफ्यूटेड होना चाहिए। जनरल आप कह सकते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस के ज़रिए। अच्छा, ये जो जनरल मैंने कहा ह्यूमन एक्सपीरियंस, ये जो जनरलिटी जो है ना, अगर अगर ह्यूमन एक्सपीरियंस के ज़रिए कहेंगे तो फिर आप लाजमी नहीं है कि ये जो स्टैंडर्ड है उसको भी साइंस तक लिमिटेड रखें। इसे साइंस के बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही इस लेक्चर का टॉपिक है कि एक रीजनेबल बिलीफ जो है ना वो साइंस के अंदर हो या साइंस के बाहर हो। अगर आप इसे मानते हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन ये होनी चाहिए कि वो या तो वो देखने सुनने से या सोचने से इसकी एविडेंस हो, या फील करने से भी है। इसकी मैं ज़रा जिक्र बाद में करता हूँ, ठीक है। बल्कि फील करने का अब मैंने, इससे पहले मैं ये बता दूं, फील करने से पहले मैं बता दूं कि ये जब कहते हैं ना कि इसे एविडेंस के ज़रिए होना चाहिए इसकी जस्टिफिकेशन, तो एविडेंस का मतलब ये एविडेंस के ज़रिए या जो भी आप बिलीफ रखें वो डायरेक्टली तो दिखाई भी नहीं देगा, ज़्यादातर दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते। तो डायरेक्टली बिलीफ को नहीं कह सकते कि बिलीफ एविडेंस से एग्री करे। बिलीफ के जो इम्प्लीकेशंस हैं, आपके जो बिलीफ के जो रिजल्ट्स हैं वो किसी भी बिलीफ के या नॉलेज के, वो जो है ना वो एविडेंस से चेकेबल होने चाहिए। इसको अभी तक हम कहते हैं रेफ्यूटेबल होने चाहिए, ठीक है, लेकिन चेकिंग में ठीक भी होने चाहिए। इसका मतलब है कि वो रेफ्यूटेड नहीं होने चाहिए। अब इसको साइंस के बाहर इस्तेमाल करेंगे तो रेफ्यूटेबल का लफ्ज़ अगर आप साइंस तक लिमिटेड रखना चाहें तो साइंस के बाहर इसे जजेबल कहते हैं, जैसे जज करते हैं। और नॉट रेफ्यूटेड को साइंस के बाद नॉट नेगेशन कह दें। और अब जो है ना लाजमी नहीं है कि हम देखने से करें, और देखने से सुनने भी हो सकता है, सोचने से भी हो सकता है। और अगर फील करने से है तो फिर जो एविडेंस है वो सिर्फ उसके लिए है, स्पिरिचुअल जो एविडेंस सिर्फ उसके लिए है जो खुद फील करे या जिसका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो। ये तो प्लान है यार। अब इसकी असल डिटेल ये है कि जो स्टैंडर्ड है रेफ्यूटेबल बट नॉट रेफ्यूटेड का, इसको अगर जनरलाइज कर देना, मैंने साइंस तक लिमिटेड नहीं रखना, साइंस के बाहर भी इस्तेमाल करना है, तो फिर मैं ये देखिए अभी तक साइंस के अंदर हम लफ्ज़ रेफ्यूटेबल करते रहे हैं, और अभी उसको लेकिन अभी तक जो लैंग्वेज इख्तियार किया टर्म वो इस तरह साइंस के अंदर की थी। अगर आप इसे साइंस के बाहर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हो सकता है आपको ज़रा सा इम्प्रेशन बदलना पड़े। साइंस में ज़्यादातर कहते हैं फिज़िक्स में कि जी एक स्टेटमेंट के रिजल्ट्स या प्रिडिक्शन तक कह देते हैं, लेकिन अगर आप साइंस के बाहर सब्जेक्ट में बात करें, आर्ट्स में या ह्यूमैनिटीज़ में, वहाँ वो हमेशा रिजल्ट्स या कैलकुलेशन का रिजल्ट नहीं होते। तो एक लफ्ज़ इम्प्लीकेशन कहा जा सकता है कि वो अभी तक रेफ्यूटेबल था ना कि वो इससे किसी एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि इसकी जो प्रिडिक्शन है वो ऑब्जर्वेशन से डिसएग्री करे। तो अभी सूरत यह है कि जो जो प्रिडिक्शन के बजाय इम्प्लीकेशन और ऑब्जर्वेशन के बजाय एक्सपीरियंस, तो अब इस हालत में ये बड़ी आसानी के साथ ये दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इस्तेमाल हो सकता है साइंस के अलावा। अच्छा, और अगर हमने नॉन रेफ्यूटेड को कहना है तो अभी तक कहते हैं नॉट रेफ्यूटेड, उसे आप कहते हैं नॉट नेगेटेड बाई एक्सपीरियंस। ये भी कम कम सीधा सीधा इसे जो है ना ये फ्लेक्सिबल है, इसे दूसरे सब्जेक्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। और टेस्टिंग जो होता है ना, रेफ्यूटेबल बट नॉट रेफ्यूटेड, ये टेस्टिंग का तरीका है ना। तो टेस्टिंग असल में चेकिंग का तरीका है, और अगर आप साइंस के बाहर कह रहे हैं तो आप इसे जजिंग भी कह सकते हैं। कि जैसे जजेस का काम है ना, कि जजेस के काम की नौइयत देखें, गलती हो सकती है, गलती जजेस से भी हो सकती है, साइंस में भी गलती हो सकती है, वो मसला नहीं है। काम की नेचर क्या है, जज के काम की नेचर ये है कि जज ने जो फैसला देना है उसे काम अगर ठीक करे जाए तो उसको दलील के साथ देना चाहिए फैसला। और दलील का मतलब यह है कि जो एविडेंस है उसको उसको इसको चेक करके इवेल्युएट करके देखे कि एविडेंस अच्छी है कि बुरी है, फिर एक डिसीजन करना चाहिए। अब साइंस के अंदर हम डिसीजन का लफ्ज़ ज़रा अंडरस्टूड होता है, वैसे साइंस में भी आखिरकार डिसीजन करते हैं लेकिन बोला नहीं जाता, ठीक है। एविडेंस के बजाय साइंस के अंदर ऑब्जर्वेशन कह देते हैं, और इवेल्युएशन के बजाय इसे चेकिंग कह देते हैं। लेकिन ये जो लैंग्वेज है जजमेंट की डेफिनेशन से मैंने उठाई है विकीपीडिया से, ये बड़ी डायरेक्टली ही साइंस के बाहर भी इस्तेमाल हो सकती है। और जब आप साइंस के बाहर चेकिंग करने की बात मैं करूं तो फिर आप मेरे से आमतौर पर किसी भी कोर्स में होता है कि आप पूछें इसकी मिसाल दें,
तो इसकी जो मिसालें हैं वो एक एक करके एक स्लाइड पर मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहली जो मिसाल है वो ये है कि जो स्टेटमेंट है वो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। और यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर के बारे में ना मुझे आपको बताना है क्या, और अच्छा है क्या का जवाब ये है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर का मतलब ये है कि जो कुछ हम देखते हैं वो अगर कंडीशन वही हो तो वही कुछ होता रहता है। आप इसे सादा जुबान में कह लें कि हम जो प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं ना, ये काम होता है, वो उसका मतलब ये है कि हम जो है ना यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, अगर आपके नया लफ्ज़ भी है तो इस इस्तेमाल से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें, ठीक। अच्छा, अब इसके बारे में मज़ीद दो तीन चीज़ें भी हैं, डिस्कशन है, वो जब डिस्कशन होगी तो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा पता चलता जाएगा कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर होती क्या है। अभी इसे सिर्फ ये समझिए प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल। अच्छा, अब प्रेजेंट टेंस के इस्तेमाल के बारे में आप हो सकता है आपके जहन में हो कि प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल इसमें कौन सी कोई नई बात है। तो ये एक है, ये फ़िलासफ़ी में एक बात है। आमतौर पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिन्हें हम सोचे समझे बगैर हम इसे जिनके आदी होते हैं, लेकिन फ़िलासफ़ी के बारे में एक आम लफ्ज़ बोला जाता है क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये प्रेजेंट टेंस की क्रिटिकल थिंकिंग है। यानी सवाल ये है कि जो हमारा जो प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल है, क्या वो रेफ्यूटेबल बट नॉट रेफ्यूटेड है। अच्छा, ये सवाल है। अब इसके बारे में आप समझते हैं ना कि ये अगर ये प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल है तो ये रेफ्यूटेबल, मतलब ये रेफ्यूटेबल कैसे हो सकता है। तो उसके लिए एक मिसाल है डेविड ह्यूम है, ये स्कॉटिश फिलासफर हैं, 18वीं सदी के बड़े मशहूर फिलासफर हैं। उन्होंने ये एक किसी किताब में ये लिखा है, उससे पॉसिबिलिटी ज़ाहिर होती है, जो उसका सोचते नहीं कि वो अगर हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल ना करें तो क्या हो सकता है। और ये याद रखें, अगर पॉसिबिलिटी हो कि हम प्रेजेंट टेंस ना इस्तेमाल करें, तो ये जो पॉसिबिलिटी है ना कि हो सकता है काम ना हो, तो यही रेफ्यूटेबिलिटी है। तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस की जो रेफ्यूटेबिलिटी है, इसे मैं बता रहा हूँ। और ये इससे पहले जो टर्म है इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ, पहले आप ये देख लें, ये प्रेजेंट टेंस के बारे में। ये आप जो आदी है ना, तो ये एक फिलोसफर ने आपको बताया कि इसके बारे में आदी है और आप सोचते भी नहीं है कि प्रेजेंट टेंस भी कोई चीज़ है। तो ह्यूम ने ये कहा हुआ है कि प्रेजेंट टेंस का भी मतलब ये है, प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करने का मतलब ये, आप कहते हैं ना चीज़ होती है, तो होती है का मतलब है फिक्रा बोलते हैं। और आप ये भी एक है दुनिया का, वर्ड का, दुनिया का करेक्टरिस्टिक है कि इसके भी ऐसी, इसमें कोई ऐसी रेगुलरिटी है, कोई ऐसी तरतीब है कि हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि हम बात ही ना कर सकते। तो इसको ह्यूम ने ऐसे कहा है कि हो सकता है हम ये दुनिया, जब हम फिक्रा शुरू करते हैं तो इसी दौरान दुनिया बदल कर कुछ और हो चुकी होती, तो फिर तो हम फिक्रा बोल ही ना सकते, और फिक्रा ना बोल सकते तो हम प्रेजेंट टेंस भी इस्तेमाल भी ना कर सकते, ठीक है। तो ये तो एक मेरा ख्याल है पहली दफ़ा ये चीज़ जिसके आप आदी हो गया, तरह से वो आदत तोड़ने वाली बात है कि प्रेजेंट टेंस भी ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में हम ये सवाल पूछें। अच्छा, ये जो डिस्कशन है, चलें इसके बाद मैं आपको एक और भी दिखा देता हूँ कि ये जो दरमियान की चीज़ें हैं, ये अभी मैं इस पर बाद में आता हूँ। इसी को मैं जो पॉपर है उनका तो मैं इंट्रोडक्शन तारुफ करा चुका हूँ। वो खुद पॉपर ने, जिनको रेफ्यूटेबिलिटी बट रेफ्यूटेड जिनके नाम से ही है, ठीक है, जिन्होंने पेश किया था, उस पॉपर ने ही ये कहा था कि साइंटिफिक मेथड प्रीसपोजेस द इम्यूटेबिलिटी ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस और द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। तो अभी तक जो मैं बोल रहा था वो असल में ये पॉपर की टर्म है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। अच्छा, पॉपर ने इसको किस तरीके से कहा है, इम्यूटेबिलिटी ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस, कि दुनिया में जो कुछ होता है इम्यूटेबल, वो म्यूटेबल नहीं होता, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अभी तक तो मेरे ख्याल उम्मीद है ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर का कुछ तारुफ हो गया। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि ये जो है कि ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर जो है, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है। अच्छा, इसकी जस्टिफिकेशन की बात करेंगे तो वैसे तो ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, ये हमारी जो आप ये देख ली इंडक्शन है, जो इंडक्टिव रीजनिंग है, इसी का इस्तेमाल है। क्योंकि इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि जो कुछ हमें जितनी इन्फॉर्मेशन है हम इसे जनरलाइज करते हैं। तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर देखा ना, प्रेजेंट टेंस हम करते हैं तो हम कहते हैं सूरज मशरिक से निकलता है। तो ये जो कुछ हमने देखा सूरज मशरिक से निकला, इसी को जनरलाइज करके हमने कह दिया ना सूरज मशरिक से निकलता है। तो आप इसे कहेंगे जनरलाइज किया, ये तो इंडक्टिव रीजनिंग है। और इंडक्टिव रीजनिंग तो अभी तक भी मैंने नहीं बताई, वो साइंस का पार्ट है। तो फिर ये जो प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल है, इसको मैं स्पेशली एक अलग करके, अलग स्टेटस दे के मैं इसको जो इंडक्टिव रीजनिंग से या साइंस से, अब ये मैं टॉपिक आ गया, जब भी तो कुछ चीज़ें मैंने अभी तक छोड़ी थी, बियॉन्ड साइंस मैं कह रहा हूँ, ठीक है।
ये साइंस के अंदर नहीं, साइंस के बाहर है। अब मुझे अब इसकी वजह बतानी है कि मैं इसे साइंस के बाहर क्यों कह रहा हूँ। अच्छा, और साइंस के बाहर इसके कहने की वजह ये है कि अब इस टॉपिक के ज़रिए मैं आपको एक और भी फ़िलासफ़ी का एक बहुत ज़रूरी एक हिस्ट्री में है, एक फ़िलासफ़र है इमानुएल कांट, 18वीं सदी में किताब है मेनली उनकी, क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। और प्योर रीज़न का मैं 2 लेक्चर पहले तारुफ करा चुका हूँ। प्योर रीज़न का की डेफिनेशन ये है कि प्योर रीज़न का मतलब ये है कि जो रीज़न जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस है, ख़ास आपकी ऑब्जर्वेशन। अब ख़ास आपकी ऑब्जर्वेशन होगी तो इंडक्टिव रीजनिंग होगी और फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंस होगी। लेकिन ये जो है ना, ये जो प्रेजेंट टेंस है वो पर्टिकुलर किसी एक्सपीरियंस तक लिमिटेड नहीं है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि पर्टिकुलर एक्सपीरियंस तक लिमिटेड नहीं है तो फिर ये एक्सपीरियंस से भी अनरिलेटेड है। अब कांट ने कहा कि वो कुछ चीज़ें हो सकती हैं किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस तक लिमिटेड ना हो, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो। अगर एक्सपीरियंस से रिलेटेड है तो इसका मतलब है जो स्टेटमेंट है कांट की टर्म है वो सिंथेटिक है। अब यहाँ भी आप सोच रहे होंगे, जिस तरह प्रेजेंट टेंस के बारे में आपने सोच रहे होंगे कि ये कौन सी नई बात हुई, तो यहाँ भी आप सोच रहे होंगे कि भाई एक्सपीरियंस से रिलेटेड होने से कौन सी नई बात हुई है, तो हर चीज़ एक्सपीरियंस से ही रिलेटेड होती है। उसके लिए आप ये मिसाल में सिर्फ यहाँ जगह नहीं है तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। सिंथेटिक के मुकाबले में एक होती है एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब होता है कि आप ये जो जो फ़िक्रा है आप उसके लफ्ज़ों का मीनिंग ही जाने, तो लफ्ज़ों का मीनिंग ही आपको फ़िक्रा बता देगा। आपको किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत ही नहीं होगी, किसी भी किस्म के एक्सपीरियंस की। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि ऑल ट्राइंगल्स ऑफ थ्री साइड्स, तो हर ट्राइंगल के 3 साइड्स होती हैं। तो अगर आपको ट्राइंगल की डेफिनेशन आती है तो फिर इसकी आपने किसी इन्फॉर्मेशन में इजाफा नहीं हुआ, जस्ट आपको जो पहला लफ्ज़ है उसी के मीनिंग में ही वो चीज़ शामिल थी। या इस तरीके से कहते हैं कि ऑल हस्बैंड्स आर मैरिड, जितने भी वो खामिंद हैं, वो शौहर हैं, वो शादीशुदा होते हैं। तो अगर आपको शौहर के लफ्ज़ का मतलब आता है तो शादीशुदा आपके लिए कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप समझिए कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो कि एक्सपीरियंस से ना सीखी हों, लेकिन सिंथेटिक का मतलब एक्सपीरियंस से है। लेकिन साइंस भी एक्सपीरियंस से है, लेकिन साइंस भी सिंथेटिक है। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है, जो प्रेजेंट टेंस है, उसके बारे में क्लेम ये है कि वो किसी एक्सपीरियंस से होता है, लेकिन पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से नहीं है। अब पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से नहीं है, इसका मतलब है, ये मैं टर्म यहाँ लिखी नहीं है लेकिन मैं इससे पहले बोल चुका, इसका मतलब है ए प्रायोरी नहीं है। अब कांट की जो टर्म है वो है सिंथेटिक ए प्रायोरी। तो सिंथेटिक का मतलब इन्फॉर्मेशन से आना। अब इंफॉर्मेशन तो साइंस भी आती है, लेकिन जो प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल है वो ए प्रायोरी भी है। इसका मतलब वो एक्सपीरियंस से तो है लेकिन किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से नहीं है। अब ये मेरा ख्याल है, ये बार बार क्लेम कर रहा हूँ और अब मुझे कुछ जस्टिफिकेशन देनी है कि ये पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से क्यों नहीं है। इसका मतलब है कि ये ए प्रायोरी क्यों है, सिंथेटिक होने के बावजूद, एक्सपीरियंस से ताल्लुक़ रखने के बावजूद, लेकिन ये पर्टिकुलर एक्सपीरियंस नहीं, ए प्रायोरी क्यों है। अब ये क्लेम है और अब मैं इसकी जस्टिफिकेशन अब शुरू कर रहा हूँ। और वो ये है कि जो ए प्रायोरी नहीं है, जो जो जो, जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस रिलेटेड नहीं है, उसके लिए टर्म है पोस्टीरियरी। साइंस जो होते हैं ना, एक्सपीरियंस के बाद आती है। पहले आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं। बाद का लफ्ज़ इंग्लिश में पोस्टीरियरी। और अगर एक्सपीरियंस या साइंस के अंदर ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट बदल जाए या कोई डिस्कवरी हो तो साइंस बदल जाती है। अब ये तो साइंस के बारे में हो गया ना, ये से कहते हैं पोस्टीरियरी के बारे में। अब जो ए प्रायोरी है वो डिस्कवरी की एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो डिस्कवरी से पहले है। पहले को इंग्लिश में ए प्रायोरी। तो इसका मतलब है, और ए प्रायोरी का मतलब वो किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से नहीं है। एक्सपीरियंस जो मर्जी करें, जो ए प्रायोरी है वो एक्सपीरियंस के ऊपर शर्त है। और अच्छा, शर्त का लफ्ज़ भी मैंने अच्छा अभी तक बोला नहीं था, ये सॉरी, अब मैं ये लिखा है, मैं आपको लिखा तो पहले से था लेकिन मैं इसको अभी तक समझाया नहीं था कि ये जो ए प्रायोरी, ये जो है ना, ये जो सिंथेटिक ए प्रायोरी होता है वो सिंथेटिक है। तो इसका मतलब है कि वो इंपीरिकल है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, लेकिन वो जो है ना पर्टिकुलर से नहीं है। उसकी वजह यह है कि किसी भी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस करने से पहले उसके ऊपर शर्त है। ये पहले शर्त है, इस वजह से हर रे के लिए एक्सपीरियंस अब बाद में करेंगे, वो पर्टिकुलर बाद में होगा, शर्त पहले होगी। ठीक है, शर्त पहले आपको पूरी करनी होगी और एक्सपीरियंस जो मर्जी हो। ये वैसे ये बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है सिंथेटिक ए प्रायोरी का। मैंने कोशिश की है और अभी कुछ मैं मज़ीद कर रहा हूँ, तो अगर आप समझ गए तो बहुत बड़ा बोनस होगा आपके लिए फ़िलासफ़ी की तारीख में। अगर ना भी समझ गए तो शायद कुछ गुजारा हो सके। ठीक है, लेकिन अगर कोशिश करें कि यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इस बात को मुकम्मल भी कर लें।
और वो ये है कि यूनिफॉर्म प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, यानी हमारा प्रेजेंट इस्तेमाल करना, वो भी सिंथेटिक ए प्रायोरी है। सिंथेटिक इस वजह से है कि वो हमारे बहरहाल हमने एक्सपीरियंस से सीखा, मैं तो लफ्ज़ों से नहीं सीखा। जैसे कहते हैं ना तमाम शौहर शादीशुदा होते हैं, ये तो मैं लफ्ज़ों से सीख रहे हैं, लेकिन जब कहते हैं ना कि प्रेजेंट टेंस हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा एक्सपीरियंस है। ये प्रेजेंट टेंस के लफ्ज़ के ही, अगर प्रेजेंट टेंस का लफ्ज़ आप किसी डिक्शनरी में देख लें तो उसका खुद ब खुद मतलब नहीं है इस्तेमाल। अब शौहर का लफ्ज़ देख लें, उसके खुद ब खुद मतलब है शादीशुदा होना, लेकिन प्रेजेंट टेंस का खुद ब खुद मतलब डिक्शनरी में मतलब लफ्ज़ों का मतलब नहीं है कि इस्तेमाल। ये हमारा एक्सपीरियंस है कि ये इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस होने का मतलब सिंथेटिक है। लेकिन अब दूसरी बात ये है कि ये जो है ना, ये ए प्रायोरी क्यों है, यानी हम ये में कह रहे हैं कि पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से क्यों है। एक्सपीरियंस होता है, पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से नहीं है। अब पर्टिकुलर ना होने की वजह से है कि ना होने की जस्टिफिकेशन दलील ये है कि जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से होती है, नेमली साइंस, वो तो किसी डिस्कवरी से चेंज हो जाती है, लेकिन जो प्रिंसिपल यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से या डिस्कवरी से चेंज नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि डिस्कवरी करने से पहले प्री उसके ऊपर आपको कंडीशन होगी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर को मानते हैं। अगर प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म नेचर को आप नहीं मानते, ये बदल कर कुछ और करें, तो प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर आप प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो फिर आप कोई बात ही नहीं कर सकेंगे और आप कोई डिस्कवरी भी नहीं कर सकेंगे। तो ये डिस्कवरी से पहले है, तो ये प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन का मतलब ए प्रायोरी है, और ए प्रायोरी का मतलब ये पर्टिकुलर से नहीं है, और उसका मतलब ये साइंस से बाहर है। तो ये उम्मीद है ये सारी चीज़ें जो है ना ये पहुंच गई होंगी। तो अब उसके बाद तो मुझे सिर्फ ये बात करनी है कि अब ये जो अगर ये साइंस के बाहर भी है, ये साइंस के बाहर होने के बावजूद इसके ऊपर ये जो 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 अभी तक जो स्टैंडर्ड साइंस के अंदर सिखाया था, नेमली यानी ये मैंने कहा था कि रेफ्यूटेबल बट नॉट रेफ्यूटेड का, वो इस साइंस के बाहर की चीज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अब वैसे तो आपको तवक्को होनी चाहिए कि इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि बाहर ये साइंस के अंदर है, ये बाहर है तो इंडक्टिव रीजनिंग, मैंने इसका इनकार नहीं किया। तो इंडक्टिव रीजनिंग क्योंकि रेफ्यूटेबल बट नॉट रेफ्यूटेड है, तो ये भी रेफ्यूटेबल, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, ये हमारा प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल भी रेफ्यूटेबल बट नॉट रेफ्यूटेड होगा। लेकिन उसको पर्टिकुलरली आप कहते हैं, मैं स्पेशली इसकी अलहदा से डिस्कशन करूँ तो वो भी मैं कर देता हूँ कि जो प्रिंसिपल यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल है। इसकी रेफ्यूटेबिलिटी ये हो सकती है, रेफ्यूटेबिलिटी याद रखिएगा, रेफ्यूटेबिलिटी एक पॉसिबिलिटी होती है, अदरवाइजनेस पॉसिबल है कि अदरवाइज भी हो सकता था। तो असल तो है प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल, अदरवाइज या प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल ना कर सकें, प्रेजेंट और फ्यूचर रिलेटेड ना हो, तो ये जो पॉसिबिलिटी है ना कि प्रेजेंट का इस्तेमाल मैं देखूं कि प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि प्रेजेंट टेंस फ्यूचर के साथ रिलेटेड नहीं है। ये जो पॉसिबिलिटी है ना, मैं देखूं, मैंने कहा, मैंने देखा नहीं कहा, ये याद रखिएगा। ये बार बार आपको है, मेरा ख्याल इस कोर्स में बहुत मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो रेफ्यूटेबिलिटी की स्टेज पर आप सिर्फ पॉसिबिलिटी, लॉजिकल पॉसिबिलिटी सोचें, एक्चुअली जहन में ना लाएं। जितना अगर लाएंगे तो मामले को आप ना समझेंगे। अब ये रेफ्यूटेबिलिटी होगी, ये तो पॉसिबिलिटी थी। अब आए एक्चुअल पर। एक्चुअल जो दूसरी चीज़ होती है नॉट रेफ्यूटेड, वहाँ एक्चुअल होता है। अब एक्चुअल का मतलब नॉट रेफ्यूटेड, ये अगर आप साइंस के बाहर लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहते हो, नॉट नेगेटिव, ठीक है। तो यानी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल जो है, ये पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का जो रिलेशन है, ये प्रेजेंट टेंस के जरिए होता है। पास्ट और फ्यूचर का जो रिलेशन जो प्रेजेंट टेंस के जरिए, ये एक्चुअली नॉट नेगेटिव है। एक्चुअली तो हम ये ना एक ही कंडीशन में अगर वही हालात होंगे तो वही चीज़ होगी। तभी तो हम कहते हैं कि अगर सूरज मशरिक से निकला था तो निकलेगा और निकलता है। एक ही कंडीशन में मशरिक है, एक ही कंडीशन में है, तो उसमें जो कुछ होगा, जो पिछले साल जिस टाइम का हुआ था वही इस साल हुआ है। एक ही कंडीशन में एक ही चीज़ होगी। तो ये जो है ना, एक्चुअली ऐसा होता है। एक्चुअली जो इसका मतलब ये रेफ्यूटेड नहीं है। अच्छा, ये तो एक मिसाल हो गई। असल एक मेनली मेरा टॉपिक ही चल रहा है कि रेफ्यूटेबल बट नॉट रेफ्यूटेड का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं साइंस के बाहर। तो एक तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, तो ये उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसके दरम्यान में असल में कांट की एक सिंथेटिक एक प्रायोरी का टॉपिक भी आ गया था। वो एक मुश्किल है, अगर आपको है तो आप ये रोक कर देख लें। लेकिन एक बता दूँ, अगर वो टॉपिक नहीं भी समझ आया तो भी बस एक मिसाल तो समझ आ गई कि रेफ्यूटेबल व अनरेफ्यूटेड है, और एक मिसाल ही समझना भी पूरे कोर्स के लिए, अगली लेक्चर बातें समझने के लिए इतना भी काफ़ी है। ये सिंथेटिक एक प्रायोरी और मुश्किल टॉपिक आपने नहीं भी समझा होगा तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको आप देख लें, अगर पूरा समझ गए तो ठीक, वरना जैसे अभी देख लें कि ये स्टैंडर्ड बात भी इस्तेमाल हो सकता है। और अगर आप अभी तक इस पर नहीं समझे तो चलें दूसरी में। अब रेफ्यूटेबल बट नॉट रेफ्यूटेबल पर रहे हैं तो आप उसमें भी अगर ये ज़रा स्लाइड मुश्किल हो गई थी तो अगली मिसाल के ज़रिए समझ लें कि साइंस के बाहर भी इस्तेमाल हो सकता है। और वो अगली जो मिसाल है उससे पहले, अगली मिसाल असल में ये नेक्स्ट स्लाइड पर इस स्लाइड है।
वो 5वीं स्लाइड पर है। अब जो अगली मिसाल है वो है वो ये है कि जो मॉरल वैल्यूज़ है, मॉरलिटी है, ये अखलाकियात है, क्या वो भी रेफ्यूटेबल बट नॉट रेफ्यूटेड के ज़रिए चेक की जा सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये देख लीजिए, ये अगर आपने और किया होगा, ये 5 नंबर स्लाइड पर थी, अगली मिसाल थी 4 नंबर पर मैं जो ला रहा हूँ वो असल में जो मैंने 3 नंबर पर कही थी ना, ये जो कही थी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, इसी के बारे में इसके बारे में एक और कमेंट है। वो ये है कि ये मैंने कहा है ना कि ये हो सकता है हम प्रेजेंट इस्तेमाल ना कर सकते, तो इसी बात को स्टीवन हॉकिंग ने, ये मशहूर, अब ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपनी किताब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में ये कहा, ऐसी बात है कि ये साइंटिस्ट है ना, तो उन्होंने प्रेजेंट टेंस नहीं कहा, बल्कि इन्होंने ये कहा ये है कि साइंटिस्ट हैं और फिजिसिस्ट हैं, कि इसके हमारी जो ना अपनी फिजिक्स की लैंग्वेज, इसमें फिजिक्स की बात वही है लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज है, और वो ये है कि हमारे फिजिक्स में हमारे पास इक्वेशंस होती हैं और इक्वेशन में एक रूल होते हैं, लेकिन ये क्या लाजमी है कि वो जो रूल्स हैं, मतलब वो जो यूनिफॉर्मिटी है, वो असल में भी उस पर अमल हो। अभी ह्यूम ने भी ये कहा ना कि हो सकता है उन पर अमल ही ना हो सकता, तो ये इसको साइंस, एक साइंटिस्ट ने जुबान में ये कहा है कि हो सकता है ये जो हमारी जो इक्वेशंस हैं उनमें आग ही ना भरी जाती, मतलब उनमें जान ही ना होती, ठीक है, लेकिन वो कौन है कि जो इनमें जान भरता है और यूनिवर्स को कौन यूनिवर्स को मजबूर कौन करता है कि हमारी इक्वेशन क्या है, हमारे कुछ लिखी हुई लाइनें वो आ रही हैं ना, तो यूनिवर्स को कौन मजबूर करता है। हम क्या करते हैं, यूजुअल अप्रोच ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मैथमेटिकल मॉडल, हम एक मैथमेटिक्स लिखते हैं, सिंबल्स लिखते हैं, लेकिन और वो लिखते हैं, लेकिन वो ये जो कुछ हम करते हैं वो इसका जवाब नहीं है कि यूनिवर्स हम सिंबल्स को ओबे क्यों करे, यूनिवर्स एग्जिस्ट ही क्यों करे। अगर एग्जिस्ट होगी तो इन रूल के मुताबिक होगी, लेकिन अगर एग्जिस्ट ना ही करे तो यूनिवर्स को कौन रोक लेगा। यानी क्या हमारी इक्वेशन जो है ना वही इस पूरी यूनिवर्सल, ये तस्वीर के अंदर इंप्रेशन ये है कि सस्टेन्ड है, यूनिवर्स को कायम रखा गया है। क्या हमारी इक्वेशन ने कायम रखा हुआ है या किसी और ने कायम रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बात जो असल में ये अकीदे की शुरू हो गई है कि वो यूनिवर्स का क्रिएटर कौन है और यूनिवर्स को किसने कायम रखा हुआ है और किसने बनाया है और किसके। तो यहाँ एक इस मसाल के जरिए ये भी कह रहा हूँ कि अकीदे की जो दुनिया होती है ना, उसके बारे में हम कई बार इस तरह वो लड़ने झगड़ने पर आ जाते हैं कि अब ये अकीदे की दुनिया है, यहाँ कोई अकल की दलील की बात ना करे, बस मेरी मर्जी, और जिसने मेरी मर्जी के ख़िलाफ़ बात की तो बहुत बुरी बात की। तो इस वजह से ये कहता हूँ कि अब ये मिसाल दायर कह रही है कि इवन सिर्फ अकीदे की दुनिया में भी आप अकल का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये वैसे इससे पहले और लोगों ने भी कहा हुआ, मैं नहीं कह रहा कि ये इससे पहले और भी मिसालें मौजूद हैं अकीदे के बारे में, वो आप कहेंगे तो मैं इससे पूछने तो मैं आपको बता दूंगा। तो सॉरी, मैंने ये जो है ना ये वही जो मिसाल थी यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, इसी के बारे में है। तो मैंने दरमियान में आपको अगली मिसाल पर ले गया था, फिर मुझे याद आया कि ये भी एक चीज़ रहती है। तो अब अगली मिसाल पर असल में यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर के बाद अगली मिसाल पर असल में अब जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो अगली मिसाल ये है कि ये है वो है अखलाकियात। अच्छा, अखलाकियात पर मैं बाद में ये इसके दूसरे नीचे 2-4 लाइनें नीचे करता हूँ, और इसके बाद से पहले है शुड। अखलाकियात के बारे में शुड का लफ्ज़ है कि अखलाक पर अमल करना चाहिए, लेकिन पहले अखलाकियात से पहले मैं शुड के लफ्ज़ के बारे में बात कर दूँ कि शुड का लफ्ज़, अब ये जो पहला इस्तेमाल है शुड का, ये अखलाकियात के लिए नहीं है, लेकिन पहले शुड का इस्तेमाल है कि साइंस अगर मैंने सर्वाइव करना है तो साइंस को इस्तेमाल करना चाहिए। पहले इसको देख लें कि क्या ये रेफ्यूटेबल बट नॉट रेफ्यूटेड है कि नहीं है। अब रेफ्यूटेबल बट नॉट रेफ्यूटेड के लिए मैं करता रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट है स्मॉल पी, और रेफ्यूटेबिलिटी एक पॉसिबिलिटी होती है, और एक होती है P1 ये है कि इस पर हो सकता है इस पर अमल हो, और P2 हो सकता है इस पर अमल ना हो। अच्छा, जब आप कहेंगे ना हो, तो इसमें 2 चीज़ें हैं, साइंस और सर्वाइव। तो ना का मतलब आपने निगेशन करनी है। अब चाहे तो साइंस की निगेशन कर दें, और साइंस की निगेशन कर देंगे तो क्या होगा, विदाउट साइंस सर्वाइवल, ये पॉसिबिलिटी। कि आप साइंस को रखें, सर्वाइवल की निगेशन कर दें, साइंस है सर्वाइवल नहीं, कोई एक निगेशन कर दें तो पॉसिबिलिटी बनेगी। तो क्योंकि ये पॉसिबिलिटी बन रही है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ना इसके रेफ्यूट होने की पॉसिबिलिटी बन रही है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट रेफ्यूट की जा सकती है, और इसका मतलब ये रेफ्यूटेबल है। और अगर रेफ्यूटेबल का लफ्ज़ आप साइंस के लिए रिजर्व रखना चाहते हैं तो आप इसे अदरवाइजनेस कह दें कि ये कुछ अदरवाइज भी हो सकता था। अब हो सकता था लेकिन क्या एक्चुअली है, क्योंकि नॉट रेफ्यूटेबल के बाद अक्सर सवाल होता है कि ये रेफ्यूटेड तो है या नॉट रेफ्यूटेड है। तो ये जो शुड का ये जो इस्तेमाल है, ये
रेफ्यूटेबल है, रेफ्यूट हो सकता था, लेकिन असल में नहीं है, ठीक है। और असल में यह है कि एक्चुअली कोई निगेशन नहीं है, और साइंस और सर्वाइवल का ताल्लुक है। साइंस करें तो सर्वाइवल में मदद मिलती है, फ़ायदे मिलते हैं। आप इसे साइंस भी कह सकते हैं, सर्वाइवल के साथ नॉलेज भी कह सकते हैं, नॉलेज से भी सर्वाइवल मदद मिलती है, लॉजिक भी कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, जो भी कहें। ये अब असल बात है कि असल में ये चीज़ें मददगार हैं। और इसको मैं एक किताब है फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस कार्टराइट की, उसके ज़रिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने फिक्रा ये ऐसी बात को इस तरह कहा हुआ अभी तक तो, कि जो वैल्यू ऑफ नॉलेज इटसेल्फ मस्ट बी रिस्पेक्टेड सच दैट साइंटिस्ट परसू मेथड दैट आर एम्ड एट जेन्युइन डिस्कवरी। तो इसका मतलब ये है कि जो है ना, साइंस को जेन्युइन डिस्कवरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सर ये मुझे लगता है ये एक दूसरी चीज़ के लिए मिसाल है, और वो शायद अगली मिसाल थी कि साइंस को ये था कि साइंटिस्ट को सच बोलना चाहिए। सर ये जो कोटेशन है ये सच के लिए है, सर्वाइवल के लिए। इस कोटेशन के बगैर ही मैं बात मुकम्मल कर देता हूँ। वो ये है कि ये जो कोटेशन है ये इस चीज़ के लिए नहीं है। सॉरी, इसमें अभी ज़रा वापस जाएं। रेफ्यूटेबल के लिए तो ठीक है, अब ये बात ये रेफ्यूटेड नहीं है के लिए वैसे बता दूं कि यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली ये बात यही है कि साइंस हो तो सर्वाइवल में मदद मिलती है। साइंस के फ़ायदे हैं, नॉलेज के फ़ायदे हैं, और टेक्नोलॉजी के भी फ़ायदे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बात एक जो बात जो मैं लिखना भूल गया, इसको आप ये खुद देख लें। और जो ज़्यादा ज़रूरी बात थी रेफ्यूटेबल की वो लिखी हुई है। और ये जो मिसाल है, ये जो कोटेशन है, ये एक दूसरी चीज़ के लिए है जो कि अगली स्लाइड के लिए है, उस पर मैं बाद में आ जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, बात ये जो किताब है जिससे मैंने कोटेशन रखी है उसमें उसमें एक ये है कि पहले ये जो शुड का इस्तेमाल है, शुड के साथ होता है वैल्यू। मतलब ये कि आप इसे जो शुड कहते हैं ना, कोई एक्शन शुड बी डन, तो इसका मतलब है आप इसे कहते हैं कि ये आप ये कहते हैं कि ये पसंद है, ये नापसंद है, ये अच्छी बात है, बुरी बात है। अब आप इस अगर अभी सोचें ना कि अच्छा बुरा होने का साइंस से क्या ताल्लुक, साइंस तो 2 + 2 = 4 होती है। तो उसके सिलसिले में ये जो किताब है जिसका असल में इस्तेमाल अगली स्लाइड में है, लेकिन अगर आ गया तो यहाँ मैं दिखा दूँ। वो ये है कि ये जो अच्छे बुरे होने का जो सबर है उसका साइंस के रिजल्ट्स में तो कोई इस्तेमाल भी होना चाहिए, लेकिन साइंस के इस्तेमालात में कि साइंस में बहुत सारे मुमकिन टॉपिक है, आपने कौन सा टॉपिक इख्तियार करना है और ये जो टॉपिक है उसका कौन सा इस्तेमाल करना है। यहाँ तो पसंद नापसंद होती है, तो साइंस में भी पसंद नापसंद होती है, लेकिन याद रखिए कि रिजल्ट्स के लिए नहीं, सिर्फ रिजल्ट के इस्तेमाल के लिए। अच्छा, अब ये जो दरम्यान में सॉरी ये जो थी ये जो दरम्यान की जो कोटेशन है ये अगली स्लाइड के लिए थी, तो अगली स्लाइड पर मैं आप देता हूँ, ठीक है। वो थी जेन्युइन डिस्कवरी का मतलब था सच बोलना, ठीक है। तो वो असल में वो जो एविडेंस थी वो सच बोलने के लिए थी, और सच बोलना एक सिर्फ वैल्यू नहीं। अभी तक मैं वैल्यू की बात कर रहा था कि कौन सी अच्छी बुरी है, लेकिन अभी तक अच्छी बुरी चीज़ थी, यानी सर्वाइवल में मददगार या मुफीद या फ़ायदेमंद। अब अच्छी मॉरल वैल्यू में ना 2 बातें आ गई हैं। पहली बात तो ये है कि अच्छी बुरी चीज़ नहीं है, अच्छा बुरा एक्शन है, काम अच्छा बुरा करना। अब अगर मैंने ये कहना तो मैं मिसाल बदल कर अभी कहा था ना कि साइंस और सर्वाइवल का ताल्लुक, अब मैं कह दूंगा साइंस और ट्रुथ का ताल्लुक। ट्रुथ तो मॉरल वैल्यू है ना, ठीक है। तो ट्रुथ जो है ना, अभी तक साइंस और सर्वाइवल का ताल्लुक था, अभी तक ट्रुथ का एक्चुअल एविडेंस का मतलब है कि ट्रुथ की डिमांड किसकी होती है, ठीक है। अब लोग हो सकता है सच बोले, हो सकता है झूठ बोले, लेकिन वो दूसरों से क्या डिमांड करते हैं, ठीक है। और ये दूसरों की जो डिमांड है, ये आप सर्वे के जरिए जान सकते हैं कि लोग क्या डिमांड करते हैं, ठीक है। आप और क्लेम क्या करते हैं, सियासतदान जैसे भी हैं, अगर वो इलेक्शन में होंगे तो वो क्या दावा करेंगे, ठीक है। और फिर साइंस के अंदर बात करें तो साइंस करने के लिए ट्रुथ जो साइंटिस्ट हैं वो आप उनसे सर्वे कर सकते हैं, या उनके काम के बारे में कोई हिस्टोरिकल एनालिसिस कर सकते हैं, तजिया कर सकते हैं कि क्या वो सच बोलते हैं, और सोसाइटी को ज़िंदा रहने के लिए सच बोलना चाहिए। ये सब कुछ तो क्लेम है ना, ठीक है। और इसकी रेफ्यूटेबिलिटी होगी कि ये क्लेम हो सकता है ना, ठीक हो, इसको मैं P2 कहता हूँ। और वो ये होगी कि हो सकता है, हो सकता था, एक नेगेशन आपने डालनी है ना। अभी तक ट्रुथ एक चीज़ है और ये क्लेम या डिमांड ये साइंस दूसरी चीज़ है। या तो पहला बात मैं कहता हूँ ट्रुथ को रखें, और ये दूसरी चीज़ें इनका इनकार कर दें। एक नेगेटिव आपने डालना है P2 में, ट्रुथ है
लेकिन उसकी डिमांड नहीं हो सकता है, डिमांड ना हो सकता है क्लेम ना हो, या हो सकता है साइंस करने के लिए ज़रूरी ना हो, या हो सकता है साइंस सोसाइटी को बाकी रखने के लिए ज़रूरी ना हो। लेकिन क्योंकि ये पॉसिबिलिटी मौजूद है, इस मतलब है कि ये जो पी है ये इसके रेफ्यूट होने की पॉसिबिलिटी मौजूद है, इसका मतलब है ये रेफ्यूटेबल है। अच्छा, या आप चाहें तो दूसरी तरीके से कर सकते हैं कि आपको एक निगेशन करनी आना, ठीक है, आप निगेशन इस तरीके से करें कि ये बाकी जो चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादा चीज़ें इनको रखें और ट्रुथ के निगेशन कर दें कि ट्रुथ के बगैर भी डिमांड होती है, ट्रुथ के बगैर भी क्लेम होता है, ना झूठ बोलने का भी क्लेम होता है, और ट्रुथ के बगैर भी साइंस हो सकती है, और ट्रुथ के बगैर भी सोसाइटी चल सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गई पॉसिबिलिटीज़, और ये क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ ऑफ निगेशन की हैं तो इसका मतलब है ये रेफ्यूटेबल है। अब एक्चुअली क्या होता है, अब एक्चुअली क्या होता है इसके लिए, सॉरी वो जो पिछले में स्लाइड में था वो असल में यहाँ के लिए थी, मैं ये स्लाइड नंबर जो है ना, ये 6 नंबर स्लाइड में होनी चाहिए थी, लेकिन वो अब लिखी गई थी 5 नंबर स्लाइड में, और अब मैं ये आपको देखता हूँ, फिर मैं आपको स्लाइड नंबर 6 पर ले जाता हूँ। उस ये जो कुछ हो गई ना बातें कि ये रेफ्यूटेबल है सच बोलना, अब ये क्या एक्चुअली, अब ये अभी तक तो था ना पॉसिबिलिटी, अब एक्चुअलिटी की बात होती है नॉट रेफ्यूटेड में। अब एक्चुअलिटी में क्या होता है, अब मैं पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअलिटी में क्या होता है कि साइंस के लिए, अब इसमें से बाकी बातों में से मैंने साइंस सेलेक्ट किया है, साइंस के लिए सच बोलना मतलब हो सकता है सच बोले बगैर साइंस हो सके, ये तो पॉसिबिलिटी थी ना, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। साइंटिस्ट को जेन्युइन डिस्कवरी करनी चाहिए। ये मैं ये क्योंकि पब्लिश है तो मैं ये अल्फाज कर रहा हूँ, लेकिन ये आसान जुबान में यही है कि साइंटिस्ट को सच बोलना चाहिए। तो ये बात है। अच्छा, ये एक मैं बता दूँ, हो सकता है कई एक सवाल मेरे से पूछा गया है पुराने के दौरान कि कई बार तो ये जेन्युइन डिस्कवरी के बगैर भी और सच बोलने के बगैर भी लोग साइंस करने में कामयाब हो जाते हैं। तो उसका मैंने ये जवाब ये दिया है कि ये जो रेफ्यूटेबल और नॉन रेफ्यूट का स्टैंडर्ड है, इसके इस्तेमाल करने में मुश्किलात ज़रूर है, और वो तो साइंस के अंदर भी मुश्किलात है। मेरी जो ये जो दो इससे पिछली वीडियो थी, वो उसमें बहुत सारी बातें कि साइंस के अंदर भी लोगों ने बात कही हैं कि इसके इस्तेमाल करने में मुश्किलात हैं। लेकिन मैं इस पर डिपेंड कर रहा हूँ कि एक तो बात यह है कि इससे बेहतर कोई स्टैंडर्ड मालूम नहीं है, मुझे भी नहीं और किताबों में भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये तो कह रही है कि इस्तेमाल करने में मुश्किल है, लेकिन अगर हम इस्तेमाल कर सकें तो ये बेहतर ज़रूर है, इसमें तो बारे में तो कोई दो राय नहीं हो सकती। अच्छा, ये जो चीज़ थी ना, ये असल में 6 नंबर स्लाइड के बाद आनी चाहिए थी, तो इसके बाद में 6 नंबर पर तो मैं अब ये तो पहले में हो चुका है। और अब जो नई मिसाल है ना, पता है ये रेफ्यूटेबल पर नॉट रेफ्यूटेबल के लिए पहले मैंने मिसाल दी थी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। दूसरी मिसाल है मॉरल वैल्यू, सच बोलना चाहिए। ये 6 नंबर के बाद 5 नंबर की चीज़, तो ये तरतीब सॉरी ऊपर नीचे हो गई, तो अब ये बात ख़त्म हो गई। और अब तीसरी जो मिसाल है वो ये है कि जो एतमाद होता है, ट्रस्ट, ये भी साइंस के बाहर का लफ्ज़ है ना। एतमाद का लफ्ज़ किसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह में तो कोई एतमाद ना फिज़िक्स का रिज़ल्ट है ना केमिस्ट्री का रिज़ल्ट है या क्या है, लेकिन एतमाद जो है ना, क्या वो रेफ्यूटेबल बट नॉट रेफ्यूटेड है? इस एक तो ये सवाल है, और इसके साथ साथ मैंने इस सवाल को भी कवर करना है कि क्या ये जो एतमाद है या ट्रस्ट है, इसका क्या इस साइंस के अंदर भी इस्तेमाल होता है कि नहीं होता। तो अब मैं पहले इसको दे दूँ कि साइंस के अंदर भी इस्तेमाल होता है, और ये बहुत ज़्यादा नुमाया तौर पर थॉमस कून ने, उनकी किताब है स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, अमेरिकन है और ये 1962 में शाया हुई थी। तो उसके बारे में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने कहना ये है, कून का कहना यह है कि साइंस के जो पॉपर का जो स्टैंडर्ड है उस पर असल में साइंस में अमल नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कून ने ना साइंस के स्टैंडर्ड नहीं बताए, साइंस की प्रैक्टिस बताई है। तो साइंस की प्रैक्टिस में कून का कहना यह है कि ज़्यादातर नॉर्मल साइंस होती है, और जब नॉर्मल साइंस होती है तो हम रेफ्यूटेबल पर हर रिजल्ट के बारे में रेफ्यूटेबल पर नॉट रेफ्यूटेबल पर टाइम नहीं लगाते। क्या करते हैं नॉर्मल साइंस में, हम पैराडाइम पर का इस्तेमाल करते हैं। तो पैराडाइम क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल वर्ल्ड व्यू, वो कामयाबी की मिसालें होती हैं हर सब्जेक्ट में साइंस में। फॉर्मल थ्योरीज हैं जिनके ज़रिए एक तालीम के दौरान हम अपने स्टूडेंट्स को और ट्रेनिंग के दौरान इम्प्रेस करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट हैं, ये बहुत अच्छे हैं और ये हर मसला हल कर सकते हैं, और इन पर हमें एतमाद करना चाहिए। ये एतमाद का लफ्ज़ ट्रस्ट आ गया, ये तो मेरा टॉपिक में जो ट्रस्ट है ना उस पर आ गया, बाकी चीज़ें इससे रिलेटेड थी। अब मिसाल के तौर पर ये बायोलॉजी में इस तरह के जीन्स और ये DNA और ये चीज़ें ये हैं, अब आज के दौर में हम बायोलॉजी में पर एतमाद करते हैं। अच्छा, अब क्या ये जो हमारी एतमाद है,
इसका मतलब साइंस के अंदर भी इस्तेमाल होता है। पहला सवाल तो हो गया। अब अगला सवाल ये कि क्या ये जो एतमाद है, अब ये रेफ्यूटेबल बट नॉट रेफ्यूटेड है। अब रेफ्यूटेबल बट नॉट रेफ्यूटेड का स्टैंडर्ड अगर साइंस में इस्तेमाल हो तो उसका एक फ़ायदा ये है कि साइंस में जो कुछ है ना उसका बहुत ज़्यादा एनालिसिस वगैरह मौजूद है, ठीक है। तो साइंस के अंदर का जो इसका जो इस्तेमाल है वो उसके बारे में डॉक्यूमेंटेड है, तो वो ज़्यादातर करना है। और वो ये डॉक्यूमेंटेड थॉमस कुन ने किया हुआ है। और वो ये है कि इसकी अगर ट्रस्ट है ना तो वो ये पॉसिबिलिटी क्या है कि वो गलत हो जाए, साबित हो जाए। तो अगर ट्रस्ट है ना तो एक गलत मिसाल से गलत साबित नहीं होगा। फिजिक्स में जो है ना पुरानी फिजिक्स जब फेल हुई थी 1895 1887 में, तो फिर एक से वो पुरानी फिजिक्स गलत नहीं हो गई, ठीक है। वो गलत किससे हुई है? अब ये ट्रस्ट है ना तो वो रेफ्यूट होगा क्राइसिस से। एक फेलियर नहीं, दूसरा फेलियर, तीसरा फेलियर, चौथा फेलियर। तो अगर बहुत ज़्यादा फेलियर होंगे तो आखिरकार ये रिवोल्यूशन आ जाएगा। ये किताब का टाइटल है स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। और रिवोल्यूशन आएगा तो वो जो होगी ना वो रेफ्यूट हो जाएगी। तो ये इसका मतलब रेफ्यूट हो भी सकती है और एक्चुअली भी। अब एक्चुअली क्या होता है कि एक्चुअली जो मौजूदा साइंस है वो रेफ्यूट नहीं हुई, ठीक है। तभी तो हमने पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब अच्छा, ये इसका मतलब ट्रस्ट के बारे में एक साइंस के अंदर एक एतमाद के बारे में बात कर दी कि वो चेक हो सकता था, रेफ्यूटेबल हो सकता था और एक्चुअली नहीं होता। आम जिंदगी में आपका जो ट्रस्ट है और आम जिंदगी में एक दूसरे पर और हो सकता है उन लोगों पर जो आपके करीब हैं और जो हिस्ट्री में लोग हैं उन पर भी हो सकता है आपका ऐसा ट्रस्ट एतमाद हो। तो ये और उस वो बारे में भी ऐसा ही है, वो चेक किया जा सकता है और वो किसी उसकी बार बार फेलियर नहीं है, तभी तो आप एतमाद कर रहे हैं। जब आखिरी मिसाल ये है वो है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, हमारी फीलिंग। क्या वो भी रेफ्यूटेबल पर नॉट रेफ्यूटेड है कि नहीं है? तो उसका जवाब ये है कि ठीक है, वो रेफ्यूट हो सकती हैं। आप किसी फीलिंग के बारे में कह सकते हैं कि हो सकता है मैं ऐसा फील ना करता, इसका मतलब रेफ्यूटेबल है। लेकिन एक्चुअली आपने ऐसा फील किया, यानी तो इसका मतलब है कि ये फीलिंग है रेफ्यूटेड नहीं हुई। असल है वो फीलिंग के मुताबिक है। हो सकता था मुताबिक ना होता, तो इसका मतलब चेकिंग भी है, चेकिंग हो सकती थी और चेकिंग हो भी गई। लेकिन एक बता दूं, ये जो फीलिंग होती हैं ये पर्सनल होती हैं और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी पर्सनल होता है, एक शख्स का होता है। अगर एक शख्स का है तो वो खुद तो उसके लिए ठीक है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और इसकी वजह से दूसरे मुझ पर, मैं इसमें से बगैर दलील दिए कहेंगे दूसरे मुझ पर एतमाद करें, तो ये नहीं है। अगर आप दूसरों से एतमाद कराना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई दलील ऐसी देनी होगी जो कि सिर्फ आपके ज़ाती एक्सपीरियंस से नहीं है, बल्कि जो तमाम लोगों का जो कॉमन एक्सपीरियंस है उससे भी रिलेटेड हो। तो ये तो कुछ है और जो कंक्लूजन है ये आप पॉज करके आप खुद देख सकते हैं। तो मैं